if you are in your fourth year or in the internship and you wonder what is this next exam, how to prepare, what is the syllabus, what are the books I should refer. So this video is especially for you. I know the confusion, I know the anxiety, and I know actually what is working. So, in the next 45 minutes, I am going to give you everything: complete syllabus, best books, what to study, how to study, and when to study, and cracking this next exam in your first attempt. How? Let's go. First, what exactly the next is? ठीक है, नेक्स्ट है क्या? तो इसका फुल फॉर्म हम देखते हैं, नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है? क्या हम नेशनल से निकल जाएंगे? नहीं। जब हम BHMS कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है टू प्रैक्टिस होम्योपैथी इन नेशन, मतलब कि इन इंडिया। अब उस लाइसेंस को पाने के लिए पहले, जैसे कि हम लोग हैं आपके सीनियर, हमें कोई एग्जाम नहीं देनी होती थी, लेकिन आपको एक एग्जाम देनी होगी। उसी के साथ साथ इसका दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जब आपको AIA-PGT करना होगा या फिर तो जब आपको MD करना होगा इन होम्योपैथी, तब आपका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है विच इज़ कि आपको एक नेक्स्ट की जो एग्जाम है वो आपने पास करी होनी चाहिए, तभी जाकर आप AIA-PGT दे पाओगे और बाद में आप MD कर पाओगे। तो ये दो चीज़ों के लिए नेक्स्ट एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मोड के बारे में, मतलब कि एग्जाम होगी कैसे। तो ये हैंड रिटन नहीं है, ना ही इसके अंदर आपको कोई थियोरी लिखनी है जैसे कि आप आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर आपको MCQ सॉल्व करने हैं और ये MCQ खास करके कंप्यूटर बेस्ड है। मतलब जैसे AIA-PGT में होता था वैसे ही अब यहाँ पर आपको एग्जाम देना होगा। नाउ द फॉर्मेट, कि फॉर्मेट कैसा है, क्या होगा इसके अंदर, क्या सिलेबस होगा। सो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि ये आपका मेनली फोकस रहेगा कि आपके क्लिनिकल्स कितने अच्छे हैं, आप क्लिनिकली केस को कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो और केस को कितने अच्छे से समझ पाते हो। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में विच इज़ मार्किंग। सो यहाँ पर आपको एक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे, वहीं अगर आपका एक आंसर गलत हो जाता है तो आपको -1 मिलेगा। मतलब कि जितने आपने कलेक्ट किए हैं उसके अंदर से 1 मार्क्स आपका चला जाएगा अगर आपका जो आंसर है वो गलत है। मतलब जैसा नीट में होता था, नेगेटिव मार्किंग। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में कि ये एग्जाम होगी कब। तो ये एग्जाम मेजरली, जैसे यहाँ पर फ्यूचर के बारे में भी बात की गई है कि ये एग्जाम मेजरली साल में 2 बार दी जाएगी, लाइक फर्स्ट इन द February एंड सेकेंड इन अगस्त। तो अगर अभी आप की बैच के लिए नेक्स्ट एग्जाम कंपलसरी है और आपने इंटर्नशिप खत्म कर ली है, या फिर तो हम आगे देखेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप अगस्त में एग्जाम दे सकते हो या फिर तो आप फरवरी में एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपने एग्जाम देनी कब है। तो जब आपका 4th ईयर कंप्लीट हो जाए प्लस आपकी जो इंटर्नशिप है उसके 270 डेज खत्म हो जाए, उसके बाद आप एलिजिबल हो टू गिव नेक्स्ट एग्जाम। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको कोई भी ट्रायल लिमिट्स नहीं है, विच मीन्स कि आप बार बार या फिर तो जब तक आप पास नहीं होते हो तब तक आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कि आप 2 बार या 3 बार ही एग्जाम दे सकते हो। नाउ हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट नेक्स्ट एग्जाम कि ये आपका कोई थियोरी या फिर तो आपका कोई मेमोरी टेस्ट नहीं है। यहाँ पर आपका क्लिनिकल टेस्ट किया जाएगा। आप क्लिनिकली कितना अच्छे से काम कर सकते हो और आप क्लिनिकली डिजीज को और होम्योपैथी को कितने अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, वही चीज़ मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो ओल्ड हमारा पैटर्न था या फिर तो जो अभी तक आप एग्जाम देते आ रहे हो उसमें आपको सीधा सीधा पूछा जाता था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सौरा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ उल्टा पलटा कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि सो एंड सो ईयर की पेशेंट है आपके पास, उनको ये सिम्टम्स हैं, तो इस पेशेंट का माइस्मेटिक बैकग्राउंड क्या होगा। तो एट दैट मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि माइस्मेटिक बैकग्राउंड हम किस तरीके से निकालते हैं। आपने डिफरेंस देखा, आप यहाँ पर रियल पेशेंट को देख रहे हो, आपको सोचना पड़ेगा और आपकी की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज वाई इंटर्नशिप इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट फॉर्मालिटी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे एक बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर विच इज सिलेबस, कि भाई एग्जैक्टली सिलेबस क्या होगा। तो लेट मी टेल यू कि जैसा AIA-PGT का सिलेबस रहता है वैसा ही ये भी सिलेबस रहेगा, विच मीन्स कि यहाँ पर अगर हम इसको मोटे मोटे पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास 2 पार्ट बनते हैं, पार्ट A फॉर द होम्योपैथिक सब्जेक्ट एंड पार्ट B फॉर द एलाइड सब्जेक्ट। जो पार्ट A है हमारा होम्योपैथिक सब्जेक्ट, उसके अंदर क्या क्या आता है, ऑर्गेनॉन, मटीरिया, रेपर्टरी एंड होम्योपैथिक फार्मेसी, राइट। एंड द सेकंड एलाइड पार्ट, जिसके अंदर क्या आता है, रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट जो कि आपने पढ़े हैं फ्रॉम एनाटमी टिल टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग PSM। चलो इसे एक एक करके बाइफरगेट करते हैं। पार्ट A की तरफ चलेंगे। सबसे पहले होम्योपैथिक सब्जेक्ट, ऑफ कोर्स जिसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो कि आपको ज़्यादा मार्क्स कवर करवा सकता है। फर्स्ट थिंग ऑर्गेनॉन। अगर ऑर्गेनॉन की बात करें तो आपको एफोरिज्म 1 से लेकर लास्ट एफोरिज्म तक सारी चीज़ें आनी चाहिए, और मैं कहूँगी कि जो इसके एफोरिज्म नंबर्स हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ना कि ये कि वाइटल फोर्स पूछा जाता है, सिंपल सब्सटेंस पूछा जाता है या फिर तो एक्शन ऑफ मेडिसिन पूछा जाता है। नहीं, एक्शन ऑफ मेडिसिन कौन से एफोरिज्म में है वो भी पूछा जा सकता है। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एफोरिज्म्स की बात करूं तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। अगर आपको इसमें और भी ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं तो जो हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है लाइक वाइटल फोर्स, सिंपल सब्सटेंस, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, टेंस ऑब्जर्वेशन या फिर तो जो हमारे फिलोसॉफी के पार्ट्स हैं वो भी आप रीड कर सकते हो। नाउ सेकंड मटीरिया
मेडिका। अब मटीरिया मेडिका बहुत वास्ट है एंड इट्स लाइक अ हार्ट ऑफ होम्योपैथी। तो इसके अंदर से मेजरली हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सिस्टमेटिक वाइज और अच्छे से इसको पढ़ोगे तो आप बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो। अगर आपने सिर्फ बेसिक ही करना है, बिकॉज कि इसके अंदर ज़्यादा मार्क्स लाकर तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फर्स्ट रैंकिंग सेकंड रैंकिंग नहीं आने वाली। आपको सिर्फ 50 मार्क्स लाने हैं टू पास दिस एग्जाम। तो मैं आपको कहूँगी कि आप सिर्फ 50 पॉलीक्रेस मेडिसिन पढ़ लेते हो एकदम अच्छे से, तो आपका पूरा मटीरिया मेडिका कवर हो जाता है। यहाँ पर आपको पूरी 400 मेडिसिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आता है इन 50 मेडिसिन का पढ़े क्या याद रखें, तो चलिए वो भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम्स, की पॉइंट्स एंड मोडालिटीज़ और कॉन्कोमिटेंस अगर है तो ठीक है। सारी मेडिसिन पॉलीक्रेस है, मतलब कि सारी मेडिसिन एक से ज़्यादा सिस्टम के ऊपर काम करती हैं, तो एक से ज़्यादा सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पॉलीक्रेस मेडिसिन कौन कौन सी, चलिए ये भी बता देते हैं। सल्फर, नक्सवामिका, पल्सिटिला, काल्केरिया, काप्साइलिशिया, सेपिया एंड मोर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने सबके जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो मैंने डाल दिए हैं। एंड ये स्क्रीनशॉट किस जगह के हैं, तो ये स्क्रीनशॉट्स मैंने खुद बनाए हैं, ये सारा टेबल मैंने खुद बनाया है फॉर यू गाइज। और ये पूरी PDF, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ, इंक्लूडिंग अदर मोर इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम टेबल भी बनाकर दिया है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही PDF के अंदर मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड थिंग विच इज़ रिपोर्टरी। अब रिपोर्टरी है छोटा सा सब्जेक्ट, लेकिन अगर इसको ठीक से पढ़ा जाए तो ये आपके ज़्यादा मार्क्स स्कोर करवा सकता है। ऑफकोर्स रिपोर्टरी का जब नाम आता है तब हमारे माइंड में एक ही रिपोर्टरी आती है, कैंट रिपोर्टरी। और हमेशा एग्जाम में भी ज़्यादातर क्वेश्चन कैंट रिपोर्टरी से आते हैं, तो कैंट रिपोर्टरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर तो खास करके जैसे इसके मेंटल रूब्रिक्स हैं, इसके जनरल रूब्रिक्स हैं, या फिर तो किसी सिस्टम के रूब्रिक्स हैं, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इन जनरल बॉर्निंग हुसैन रिपोर्टरी हो या कोई भी दूसरी रिपोर्टरी हो, आपको सिम्टम को रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आना चाहिए। इसके अलावा जो मेथड्स हैं कि रिपोर्टाइजेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, डिफरेंट ऑथर्स ने उनके सिम्टम्स के बारे में क्या कहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। PDF, EET, ये सारी चीज़ें नॉर्मल क्लिनिक में यूज़ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, विच इज़ फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी के कुछ ऐसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्जाम में भी पूछे जाते थे और यहाँ भी उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है। रिमेंबर हियर कि हम यहाँ पर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यस, व्हीकल पोटेंटाइजेशन, जिसके अंदर सारे स्केल्स आ जाते हैं, ड्रग के सोर्सेज क्या हैं, फार्माकोपियाज कौन कौन से हैं, कब आए थे, ये सारी क्वेश्चन AIAPGT में भी पूछे जाते थे और यहाँ पर भी पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट B, विच इज़ एलाइड पार्ट्स। तो एलाइड सब्जेक्ट्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूँगी तो वो होगा हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो कि उसके जो डिजीजेज हैं उसके साथ साथ उसके होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हो सकती हैं और उसके एग्जैक्ट सिम्टम क्या हो सकते हैं। इस तरीके से आप प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी पढ़ लोगे, साथ में आपका मटीरिया मेडिका का रिविजन भी हो जाएगा, और यही हम एक्चुअल प्रैक्टिकल क्लिनिक में ये चीज़ करते हैं। देन सेकंड सब्जेक्ट विच इज सर्जरी के अंदर जो हमारे कुछ साइन सिम्टम्स हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर साइंस होते हैं, एक्सरे के अंदर कुछ साइंस है, USG के अंदर कुछ साइंस है, दे आर वे मोर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अब हम चलते हैं ऑब्सगाइनिंग की तरफ। ऑब्स्ट्रक्टिस के अंदर आपको नॉर्मल लेबर या फिर तो लेबर के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, PPH है, या फिर तो आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मोलार प्रेगनेंसी है, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा अगर गायनिकोलॉजी की बात की जाए, ऑफ कोर्स हम सबका फेवरेट जो मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी अगर हम क्लिनिकल सिनारियो से देखें, PCOD, PCOS, थायराइड कंप्लेंट्स, इवन दो जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज ऑल्सो वेरी कॉमन इन क्लिनिक्स। देन अगर हम पीडिया की बात करते हैं तो पीडिया आपको सेपरेटली नहीं पूछा जाता है, या फिर तो आपको कोई सेपरेटली हम उसकी बुक नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जैसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उसके अंदर हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें पीडिया में आ सकती हैं। पैथोलॉजी की बात करेंगे तो ऑफकोर्स पैथोलॉजी के अंदर जो जो स्कोरिंग टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल कि रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, कैल्सिफिकेशन, नेक्रोसिस, इससे भी आगे बढ़कर अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट्स होते हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो TSH है, T3 है, T4 है, उसके नॉर्मल लेवल्स क्या होने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल लेवल्स क्या होने चाहिए, HDL के, LDL की क्या होने चाहिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ PSM, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन यही टॉपिक आपका स्कोरिंग बन सकता है क्योंकि इसके अंदर है एक बहुत अच्छा टॉपिक इम्यूनाइजेशन, और साथ ही साथ हमारा जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है वो, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। आशा के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, वैक्सीन्स के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, इम्यूनिटी के बारे में क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंड लास्टली एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। अब एनाटमी फिजियोलॉजी बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ये आप हर जगह पढ़ते हो, चाहे आपने पैथोलॉजी पढ़ा है या सर्जरी पढ़ा है, हर जगह आपने एनाटमी फिजियोलॉजी तो पढ़ा ही है, तो यहाँ पर ऐसा क्या अलग पढ़ लोगे तुम। एग्जैक्टली एनाटमी के अंदर आपको क्लिनिकल एनाटमी पढ़नी है, फिजियोलॉजी के अंदर क्लिनिकल फिजियोलॉजी पढ़नी है, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कि आपको बुक्स कौन कौन सी रीफर करनी है। अगर मैं
होम्योपैथिक सब्जेक्ट की बात करूँ, ऑर्गेनॉन के अंदर आपको सिक्स एडिशन फ्रॉम हैनिमैन ही यूज़ करना है, उसका ट्रांसलेशन। सेकंड, मटीरिया मेडिका, इसके लिए आप एलेक्स कीनोट एंड बोरिक मटीरिया मेडिका यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी भी बहुत अच्छी मटीरिया मेडिकास हैं जो कि मैं मेरे हर वीडियो में बताती रहती हूँ। देन अगर हम फार्मेसी की बात करते हैं, मंडल एंड मंडल इज़ ऑफ कोर्स अ वेरी गुड बुक। रिपर्टरी की बात करते हैं तो रिपर्टरी के अंदर ऑफ कोर्स तिवारी वाज गुड, लेकिन अगर आपको कैंट रिपर्टरी बहुत अच्छे से पढ़नी है और साथ में जैसे मैंने कहा कि उसके रूब्रिक्स आपको कन्वर्ट करते आने चाहिए, उसके रूब्रिक्स कौन-कौन से हैं, उसके अंदर कौन सी मेडिसिन्स हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप खुद कैंट की जो रिपर्टरी है उसको लेकर बैठोगे तभी समझ में आएगा। फिलॉसफी की बात करते हैं तो फिलॉसफी मेजरली जो कैंट फिलॉसफीज़ हैं वही ज़्यादातर क्लिनिक के अंदर भी हम देखते हैं कि उसके टॉपिक्स हम देखते हैं, ठीक है। तो कैंट फिलॉसफी जो है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा माइज़म्स की अगर मैं बात करूँ तो माइज़म के लिए एक बहुत अच्छी बुक है विच इज़ एस्के बनर्जी माइज़मेटिक प्रिस्क्राइबिंग, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो वो क्लिनिक में भी बहुत अच्छे से काम लगती है। अब बात करेंगे हम हमारे सेकंड पार्ट के बारे में विच इज़ एलाइड टॉपिक्स, राइट। तो भाई एलाइड टॉपिक्स के अंदर जो ऑफ कोर्स पीओएम है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है, डेविडसन वाज द बेस्ट वन। आपको भी पता है कि मैं खुद वही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो दूसरे साइन एंड सिम्टम्स हैं, कुछ पर्टिकुलर साइंस हैं, दे आर वेरी गुड कंपाइल इन हचिसन, ठीक है। इसके अलावा सर्जरी की बात करते हैं, माय फेवरेट एसआरबी मैनुअल एंड ओबीजीवाई की बात करेंगे तो दत्ता इज़ ऑफ कोर्स इट्स गुडेड, राइट। उसके अलावा पैथोलॉजी की बात करेंगे सो देयर इज़ अ रिव्यू ऑफ पैथोलॉजी बाय दिवेश मिश्रा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड उसके अंदर एमसीक्यू प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसके अलावा अगर हम पीएसएम की बात करते हैं, पार्क टेक्स्ट बुक ऑफ कोर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अंदर डेटा आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है। फॉरेंसिक मेडिसिन के लिए पारिक टेक्स्ट जो टॉक्सिकोलॉजी है वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड जो मैंने ऊपर आपको सारे टॉपिक्स बताए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, फॉरेंसिक मेडिसिन रह गया था। तो फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर जो टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट है विच इज़ वे मोर इंपॉर्टेंट फॉर दी एमसीक्यू पर्पसेस। रिमेंबर हियर कि इसका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं एआईएपीजीटी के साथ मिलता जुलता है। तो यहाँ पर ऐसे ही आपको प्रिपेयर करना है जैसे कि आप एआईएपीजीटी दे रहे हो, ठीक है। आगे भी मैं बताऊंगी कि आप जो अपना फ्रेमवर्क है, अपना फाउंडेशन है, किस तरीके से बना सकते हो, जिसके अंदर कि हम देखेंगे कि आपको लास्ट 10 ईयर्स के एआईएपीजीटी के पेपर्स देखने हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं और क्या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। सो देयर इज़ अ हाई चांसेस कि जब पहली बार नेक्स्ट एग्जाम होगी तब वैसे ही क्वेश्चंस आए, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यू बुक्स के बारे में। तो एमसीक्यू बुक्स भी मैं आपको वही रिकमेंड करूंगी क्योंकि ऑफकोर्स वही मार्केट में है अभी अवेलेबल, क्योंकि अभी पहली बैच होगी जो नेक्स्ट एग्जाम देगी। तो फर्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विच इज़ काइजन। सक्सेस भी आप यूज़ कर सकते हो बट इट इज़ वे मोर, ठीक है। तो काइजन बहुत अच्छी है। इसके अलावा इसके अंदर मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा, ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि पीजी प्रिपरेशन के लिए जो जो बुक्स यूज़ की जाती हैं आप वो सारी बुक्स यूज़ कर सकते हो। एंड जो मैंने आपको कहा मेजरली एआईपीजीटी के लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन अब बात करते हैं हम एक स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में, किस तरीके से पढ़ोगे, किस तरीके से पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो इसको मैंने कुछ 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो जो पहला पार्ट है हमारा विच इज़ फाउंडेशन, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फेज़ है फाउंडेशन वाला, अगर आपके पास अभी अच्छे खासे लाइक 6 मंथ जितना टाइम है तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हो। फाउंडेशन के अंदर आपने करना क्या है, सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करना है जो आपने पढ़ी हैं आपके फर्स्ट ईयर से लेकर अभी तक के, और साथ ही साथ आपने जो एआईपीजीटी के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर देना है। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कौन से क्वेश्चन भाई आपके गलत हो रहे हैं तो वो क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है। देन जो नेक्स्ट सिलेबस है अभी तक तो वो आया तो नहीं है, लेकिन अगर आ जाता है देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बताया है विच इज़ अगेन सफिशिएंट वन, तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। देन आपने स्टार्ट करना है एक फ्लो के अंदर अगर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि एक क्लिनिकल थिंग होने वाला है सारा, तो आप एक फ्लो में अगर इसको स्टार्ट करते हो तो आप भी इंजॉय करोगे और जो है कि आप लाइक आपको भी मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो लाइक ऑर्गेनॉन आप पढ़ो, मटीरिया मेडिका पढ़ो और फिर अपना जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है या फिर तो सर्जरी है, एलाइड सब्जेक्ट है वो पढ़ो। खास करके ऐसे एलाइड सब्जेक्ट को मटीरिया के साथ में कंबाइन करो जिसके अंदर डिजीजेस आती हैं और उनके आपको थेरापेटिक्स भी बताने रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक ओबीजीवाई, सर्जरी, पीओएम, ठीक है, तो वैसे सारे सब्जेक्ट आप मटीरिया के साथ पढ़ सकते हो जिससे कि आपका मटीरिया भी अच्छा होगा और आपसे डिजीज में कौन सी मेडिसिन जाती है वो भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फेज नंबर 2, डीप वर्क। अब इस डीप वर्क के अंदर क्या होगा कि आप और अच्छे से डीपली सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू करोगे और साथ में आप एमसीक्यू को भी जो है कि सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है, प्रॉपरली। मतलब कि एक आप ऐसा एक टाइम टेबल बना सकते हो कि एक दिन में आपने 50 to 100 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व करना यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, लाइक जब आप इंटर्नशिप में आ जाओगे तो आप रियल पेशेंट्स देखना शुरू करोगे, ठीक है। तो उस रियल पेशेंट जब आप देख रहे हो तब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से मतलब कि ऑब्जर्व करना है।
इन सारी चीज़ों को, ठीक है। इस मेथड को मैं खुद कहती हूँ रिवर्स मैपिंग, इसलिए क्योंकि लाइक पहले हम थियोरी पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, उसके अंदर क्या डिजीज़ होती है और उस डिजीज़ के अंदर हम क्या मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पेशेंट आ गया, अब पेशेंट हमें सिम्टम बता रहा है, उसके अंदर से हम उसकी मेडिसिन निकालते हैं, उसकी डिजीज़ को कंफर्म करते हैं, डायग्नोसिस देते हैं, ठीक है। सो इट्स रिवर्स मैपिंग। तो यहाँ से भी आपका ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा है तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और खास करके जब हम होम्योपैथिक ओपीडीज़ जॉइन करते हैं तब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हमने जो इतने सालों से मेडिसिन पढ़ी हुई हैं वो हमें कहाँ पर कैसे पेशेंट के अंदर देनी है। एग्जैक्टली आपको बेलाडोना वाला पेशेंट देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली आपको सेपिया वाली फीमेल देखने को मिलेगी। तो जब आप किसी पेशेंट को इस तरीके से देखते हो तो आपका जो वो वाला मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जब इंटर्नशिप आपकी चल रही है तभी इसको पढ़ते रहना है, अच्छे से इसको स्टडी करते रहना है, ठीक है, ऑब्जर्व करते रहना है। इसके अलावा इन दिस फेज़ 2 खास करके आपने जो रेमेडी के फ्लो चार्ट्स हैं या फिर तो फ्लैश कार्ड्स हैं, आप वो बना सकते हो, अपनी नोट्स बना सकते हो खुद की, ठीक है, कि मैंने ये पेशेंट देखा था, उसकी ये सिम्टम्स थे, उसको हमने ये मेडिसिन दी थी, राइट। एंड खास करके आपने अभी क्या करना है, इन द फेज़ नंबर 2 आपने जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करने हैं, और एक मॉक टेस्ट अपने तरीके से खुद ही लेना है, ठीक है, कि आप अपना मॉक टेस्ट ले सकते हो। आपने लाइक 1 आवर तक का आपका रेशियो है, आपको 50 वहाँ पर एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं विदाउट सीइंग द आंसर। देन आपने खुद ही उसको चेक करना है, देन यू अंडरस्टैंड कि आपकी गलती कहाँ पर हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब बात करते हैं फेज़ नंबर 3 के बारे में, जब आपकी एग्ज़ाम जस्ट आने वाली है। तो जब भी एग्ज़ाम जस्ट आने वाली होती है तब मैं हमेशा आपको ये चीज़ बोलती हूँ कि आपने ना ही न्यू टॉपिक पढ़ना है, ना ही न्यू बुक को हाथ लगाना है। आपने जो नोट्स बना रखी हैं आप उसको ही पढ़ो, आप जो पहले से आपका ब्रेन यूज़ टू है आपको वही चीज़ें करनी है, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं करनी है। इससे क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है आप उसको भी भूल जाते हो और वो सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। नया कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है, रिवाइज़ थॉरली, ठीक है। ये भले ही आपका फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, मैं हर बार यही कहती हूँ और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी मैं यही कहूँगी। और यहाँ पर आपको अगेन एमसीक्यू सॉल्व करने की जो टेक्नीक है आपको यहाँ पर और अपग्रेड करना है अपने आप को, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगी तो उसके अंदर क्या होगा कि आपको पर एमसीक्यू 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपने उसी तरीके से टाइमर लगाकर अब आपकी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, ठीक है। टाइमर लगाकर सॉल्व कर सकते हो या फिर तो एक पर्टिकुलर टाइम दे सकते हो अपने आप को, ठीक है। उस तरीके से आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपका ब्रेन भी उस तरीके से जो है कि ट्रेन होगा कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम में करना है, ठीक है, आपको प्रेजेंट किस तरीके से करना है अपने आप को। इसके अलावा मैंने जैसे आपको कहा कि लास्ट में मैं आपको 30 डेज़ 30 दिन का आपको रिवीजन प्लान देने वाली हूँ, तो वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। आप स्क्रीन के ऊपर उसको देख सकते हो, पूरा प्लान मैंने यहाँ पर आपको रख दिया है। लाइक फर्स्ट जो आपका फेज रहेगा उसके अंदर आप ऑर्गेनॉन और मटीरिया पढ़ सकते हो हाफ, देन यू कैन गो विद द मटीरिया एंड लेबोरेटरी एंड अदर जो हमारे होम्योपैथिक सब्जेक्ट हैं वो साथ में आपने उसकी एमसीक्यू भी सॉल्व करते जाना है, रिवीजन भी करते जाना है। देन उसके बाद आप एलाइड सब्जेक्ट देख सकते हो, सर्जरी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आप देख सकते हो, और फिर लास्ट में जो हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, छोटे सब्जेक्ट है लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट आप रख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से एक छोटा सा आप अपने तरफ से भी बना सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। और ये जो मैंने खास करके आपको 30 डेज़ का प्लान दिया है, ये एश्योर करता है कि आप अगर अपने पूरे दिन का मतलब 24 आवर्स का सिर्फ आप 1 घंटा भी अच्छे से फोकस लगाकर पढ़ते हो तो आप बहुत ईजिली ये प्लान के साथ जा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से ये प्लान बनाया गया है। नाउ बिफोर क्लोजिंग कुछ ऐसी बिगेस्ट मिस्टेक्स जो कि बीएचएमएस स्टूडेंट्स करते हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। सो मिस्टेक नंबर 1 कि वो बहुत ज़्यादा सिर्फ मेमोराइज़ करते रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो मेमोराइज़ करते रहते हैं और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते, स्किल डेवलप नहीं करते हैं ये वाली, ठीक है। मिस्टेक नंबर 2 ये रहेगा कि दे इग्नोर द एलाइड सब्जेक्ट, जो भी हमारे एलाइड सब्जेक्ट है उसको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ होम्योपैथी पढ़ते रहते हैं। ये नहीं होगा, ठीक है। इससे आप ज़्यादा या फिर तो एक ही अटेम्प्ट में आप पास नहीं कर सकते हो। थर्ड हमारा मिस्टेक जो मेजरली स्टूडेंट्स करते हैं वो ऐसा है कि वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। लाइक अगर मैंने 100 एमसीक्यूज जो है कि सॉल्व कर लिए देन इट्स इनफ, ठीक है, कि भाई एग्जाम तो इससे ज़्यादा की आने नहीं वाली है तो मैं सिर्फ 100 एमसीक्यू करूँगा, लेकिन आपको कैसे पता कि वही 100 एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें जो है कि मिनिमम मैं कहूँगी मिनिमम आपको 5000 जितने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग अलग तरीके की एमसीक्यू बुक्स ले सकते हो जो आपको ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एंड फोर्थ मिस्टेक जो कि लोग करते हैं, दे स्किपिंग दी ओपीडीज, राइट। ओपीडी में या तो कम पेशेंट्स आ रहे हैं या फिर तो ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको स्किप कर देते हो। लेकिन आपको ओपीडी में जाना है, नहीं समझ में आता है, इंस्ट्रक्टर से पूछो, नहीं समझ में आता है तो अपने आप उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन पेशेंट देखो, जब आप पेशेंट देखोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका जो है कि आपको समझ में आएगा कि आगे चलकर भी आपको क्या करना है, क्योंकि आप बन चुके हो, ठीक है, आप डॉक्टर बन चुके हो और आपको आगे जाकर क्या करना है, पेशेंट ही देखना है। तो ये आपकी ट्रेनिंग ही है, ठीक है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग ही होती है। और हमारे होम्योपैथी के स्टूडेंट मेजरली ये कहते हैं कि वो ओपीडी स्किप कर देते हैं। हम होम्योपैथ को ओपीडी में ही बैठना है, हमें आईपीडीज के अंदर नहीं जाना है, हमें सर्जरीज नहीं करनी है, हमें ओपीडी ही देखना है, ठीक है। तो आप ओपीडी का ही आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, दे
गेसिंग रैंडमली। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जिसमें मैंने आपको कहा कि अगर आपको नहीं आता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आप थोड़ा-सा भी आपका माइंड कन्फ्यूज़ है, तो आप उस आंसर को टिक नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। आपने जो इकट्ठा करे हुए हैं सब्जेक्ट, इकट्ठा करे हुए जो मार्क्स, उसके अंदर से आपके मार्क्स चले जाएँगे, ठीक है? जो आपने इकट्ठा करे हुए उसके अंदर से भी चले जाएँगे, तो भई ये तो बहुत मतलब कि गंदी बात हो गई, ठीक है? अगर आप श्योर नहीं हो तो आप कोई भी आंसर टिक नहीं करोगे, ठीक है? एंड लास्टली जब हम एंड करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने पूरे 5.5 ईयर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है? आपने 4 साल तक अपना जो है थ्योरी पढ़ा है, आपने तब भी पेशेंट्स देखे हैं, आपने हर एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दी है, वाइवा दिए हैं, थ्योरी दी है, ठीक है? आपने जो है कि इंटर्नशिप कंप्लीट करी हुई है। तो ये कोई बहुत अलग कोई सिलेबस नहीं है, कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं है जो कि आप नहीं क्रॉस कर पाओगे, ठीक है? आपने पहले नीट दी है, उसी तरीके से ये भी एक एग्ज़ाम है, राइट? तो ऐसा तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि आप इससे डर जाओ कि भई मैं एग्ज़ाम में क्या करूँगा या क्या करूँगी, कैसे पास होंगी, राइट? आपने इतनी बड़ी नेशनल हमारी नीट की एग्ज़ाम दे करके आप यहाँ पर आए हो, आपने यहाँ पर भी पूरे 5 साल सब कुछ सीखा है, आपने इंटर्नशिप में लोगों को देखा है, पेशेंट को देखा है, ठीक है? यू आर अ डॉक्टर, राइट? तो आपको बस यही एक चीज़ को अपना टेस्ट करवाना है कि आप एज़ अ डॉक्टर फ्यूचर में कैसे हो। तो बस यही एक एग्ज़ाम है, बहुत छोटी-सी बात है। सिर्फ़ ये नई है, एकदम नई आपकी बैच के लिए एकदम नई एग्ज़ाम है ये, इसीलिए आप डर रहे हो, ठीक है? पता चला 5 साल के बाद जो बच्चे आएँगे, वो बहुत ईज़िली उसको क्लियर करके चले जाएँगे, ठीक है? तो आपने उनके लिए भी एक अच्छा पाथ बनाना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहना है, ठीक है? तो ये बस एक छोटी-सी एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ी एग्ज़ाम नहीं। इस एग्ज़ाम को दिए बिना तो आपको आपका जो परमानेंट लाइसेंस है वो मिलने नहीं वाला। तो आपको बस एक स्टेप आगे बढ़ना है और क्लिनिकली सारी चीज़ों को समझना है, जानना है एंड यू आर गुड टू गो। अब लास्ट में मैं आपको कहूँगी कि ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी फ्रॉम फर्स्ट सेकंड ऑफ आवर वीडियो टू टिल दिस सेकंड ऑफ आवर वीडियो, सारी चीज़ें मैंने एक ही पीडीएफ में कंपाइल करके दे दी है, इवन मोर देन दिस। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसकी लिंक देख सकते हो, या फिर तो मेरी वेबसाइट अगर आपको पता है तो आप वहाँ पर जाकर भी उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? जस्ट आपको नेक्स्ट लिखना है या फिर तो नेक्स्ट एग्जाम ऐसा लिखना है सर्च बार के अंदर, तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड दिस वीडियो हेल्प यू, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर बेचमेंट्स, क्योंकि आपके बेचमेंट्स को भी परमानेंट लाइसेंस तो चाहिए होगा। एंड यस, कमेंट बिलो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है टू क्लियरिंग द नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो में हम उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस